को तोड़ने वालों को बाहरी लोगों की तुलना में अधिक कड़ी सजा देता था। जी मालिक, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान केवल सहमति में सिर हिला सके। उन्होंने विराट के कार्यों पर आगे कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। विराट जो भी कहेगा वे वही करेंगे। युमेश शाही शहर पशुपालक संप्रदाय का मुख्यालय। मोटे भाई योगेश, एक बहुत बड़ा सौदा हाथ लगा है। संचार जेट ताबीज पर संदेश पढ़ने के बाद करण मुस्कुराते हुए सोहन और योगेश की ओर मुड़ा। अरे करण, क्या बड़ा सौदा है, जल्दी बता, सोहन ने उत्सुकता से पूछा। मेरे एक दोस्त ने बताया कि आज काला बाजार में काले कपड़ों वाली एक महिला ने ब्लैक मार्केट के लड़ने वाले अखाड़े में कई 100 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर जीते हैं। करण ने उत्साह से कहा। क्या कई 100 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर, सच में? सोहन ने कुछ संदेह के साथ पूछा। अगर करण ने कुछ 100 करोड़ कहा होता तो वह मान लेता, लेकिन कई 100 अरब, इतनी बड़ी रकम तो बस पागलपन थी। उन तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने आध्यात्मिक पत्थर कभी नहीं देखे थे। उन्होंने काला बाजार के अखाड़े में पहले भी जुआ खेला था, लेकिन वे जीतने से ज्यादा हारते थे। भले ही वे कभी कभार 1 या 2 बार जीत भी जाते, तो 10 या 20 करोड़ 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर जीतना ही बहुत बड़ी बात होती थी। 30 करोड़ से ज्यादा जीतने की संभावना तो बेहद कम थी। काला बाजार में सट्टेबाजी चलाने वाले लोग बेवकूफ नहीं थे। वे उनकी ताकत को अंदर और बाहर से जानते थे। एक बार जब वे चुनौती देने जाते तो उनके खिलाफ सट्टेबाजी की संभावनाएं बहुत कम होती थीं। यह खबर बिल्कुल सच है। अभी बहुत से लोग उस काले कपड़ों वाली महिला को रोकने के लिए गए हैं, करण ने कहा। करण, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें ऐसी बात बताएगा? क्या यह कोई जाल हो सकता है? योगेश ने कुछ शक के साथ पूछा। इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए, करण ने सिर हिलाया और कहा। मेरे दोस्त ने मुझे यह इसलिए बताया क्योंकि वह काले कपड़ों वाली महिला बहुत ताकतवर है। शायद वह अकेले उसे संभाल नहीं सकता। वह महिला कितनी ताकतवर है? सोहन ने जल्दी से पूछा। यह काले कपड़ों वाली महिला, हालांकि उसकी साधना केवल महान क्षेत्र के शिखर पर है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में भयानक है। काला बाजार के पास उसने वास्तव में अपनी तलवार के एक ही वार से युमेश राजवंश के आरोहण लोक के एक युवा एल्डर को गंभीर रूप से घायल कर दिया, करण ने कहा। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि उसकी केवल एक शर्त है, अगर हम उस महिला को पकड़ लेते हैं तो उसे उसके पास मौजूद पैसे का 3 हिस्सा देना होगा। अरे करण, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। अगर हमसे पहले कोई और वहां पहुंच गया तो हम इस बड़े कारोबारी मौके से चूक जाएंगे। यह सुनते ही सोहन अपनी सीट से उछल पड़ा। मोटे, इस बार तुम्हारा न जाना ही बेहतर है। तुम्हारे घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं है। अगर तुम्हें 1-2 तलवार और लग गई तो मुझे डर है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी मौत के मुंह में भेजना पड़ेगा। करण ने उसे देखते हुए कहा। क्या करण, तुम मुझे पीछे छोड़कर सारा माल खुद हड़प लोगे? सोहन गुस्से में चिल्लाया। क्या हम अब दोस्त नहीं रहे? मोटे, मुझे सच में चिंता है कि तुम अपनी जान गंवा दोगे, करण ने कहा। जानकारी के मुताबिक वह महिला काफी शक्तिशाली है। हाँ, बस एक महान क्षेत्र की योद्धा। वह कितनी ताकतवर हो सकती है? सोहन ने लापरवाही से कहा। मोटे, तुम ऐसा नहीं कह सकते। क्या तुम भूल गए कि तुम युमेश शाही शहर में उस हरे कपड़े वाले लड़के के हाथों कैसे पिटे थे? वह लड़का केवल लघु महान क्षेत्र के मध्य चरण में था, करण ने याद दिलाया। अरे करण, तुम्हें सच में नहीं लगता कि वह बच्चा केवल लघु महान क्षेत्र के मध्य चरण में है ना? उसने अपनी असली साधना के स्तर को छिपाने के लिए किसी गुप्त तकनीक या खजाने का इस्तेमाल किया होगा। सोहन ने करण को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने उस दिन की लड़ाई को ध्यान से याद किया है, और मुझे लगता है कि उस बच्चे ने अपनी साधना आभा को छिपाने के लिए किसी खजाने का इस्तेमाल नहीं किया होगा, करण ने विचारशील भाव से कहा। क्योंकि अगर उसने अपनी आभा छिपाने के लिए किसी खजाने या गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होता तो लड़ाई के दौरान उसका बिल्कुल भी उजागर न होना असंभव होता। यह बहुत अविश्वसनीय होगा। आमतौर पर अपनी साधना आभा को छिपाने के लिए गुप्त तकनीकों या खजानों का उपयोग केवल सामान्य परिस्थितियों में ही संभव होता है। एक बार लड़ाई छिड़ जाने पर असली ऊर्जा के तीव्र उतार चढ़ाव के तहत इसे पूरी तरह से छिपाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि करण ने उस दिन युवराज युवान के निवास पर जो साधना आभा देखी थी वह शुरू से अंत तक लघु महान क्षेत्र के मध्य चरण में ही लग रही थी। अरे छोड़ो भी करण, चिंता करना बंद करो, बस मुझे सीधा जवाब दो, क्या तुम मुझे इस बार ले जा रहे हो या नहीं? सोहन ने करण की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले जा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस ऑपरेशन के दौरान तुम्हें मेरी बात माननी होगी और बिल्कुल भी लालची या लापरवाह नहीं होना है, करण ने कुछ लाचारी से कहा। पशुपालक संप्रदाय के भीतर मोटे के साथ उसका रिश्ता यकीनन सबसे अच्छा था। वह आज की घटनाओं की वजह से उनकी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझे ले जाने को तैयार हो, मैं जो तुम कहोगे वो करूंगा। सोहन ने अपनी छाती थपथपाई और उसे आश्वासन दिया। योगेश चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। अगर वह करण की जगह होता तो वह निश्चित रूप से इस ऑपरेशन में मोटे को साथ नहीं ले जाता, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि मोटा क्या सोचता है। मोटे की ताकत पहले से ही औसत थी और अब वह गंभीर रूप से घायल था और अभी भी ठीक हो रहा था। इस ऑपरेशन में उसकी भागीदारी पूरी तरह से व्यक्तिगत लाभ के लिए थी और वह एक बाधा भी बन सकता था, लेकिन यह जानकारी करण से आई थी और चूंकि करण मोटे को साथ ले जाना चाहता था इसलिए वह आपत्ति नहीं कर सकता था। बिना किसी देरी के चलो अभी चलते हैं, सोहन ने उत्साह से कहा। युमेश शाही शहर। एक सड़क पर भीषण लड़ाई चल रही थी। काले कपड़ों वाली एक महिला जिसके कपड़े खून से सने थे लंबी तलवार लिए अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी। दर्जनों योद्धाओं ने उसे घेर रखा था। ये सभी योद्धा नकाबपोश थे, अपनी असली पहचान छिपाए हुए थे। इन विशेषज्ञों में से अधिकांश अर्ध आरोहण लोक में थे और 3 तो शुरुआती आरोहण लोक तक भी पहुंच चुके थे। हालांकि दामिनी शक्तिशाली थी, लेकिन विशेषज्ञों के इतने बड़े समूह के खिलाफ लड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सौभाग्य से कई लोगों ने काला बाजार के पास महापंचतत्व तलवार व्यूह का उसका पिछला प्रदर्शन देखा था, जिसने एक ही वार में काले वस्त्रधारी एल्डर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वे इस शक्तिशाली तकनीक से सावधान थे और उसे बहुत ज्यादा दबाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उम्मीद कर रहे थे कि वे उसे धीरे धीरे थका देंगे। अरे छोकरी, बेहतर होगा कि चुपचाप अपना सामान सौंप दे। हम सिर्फ तेरा पैसा चाहते हैं, तेरी जान नहीं। जब तक तू अपने सारे आध्यात्मिक पत्थर सौंप देगी हम तुरंत चले जाएंगे, शुरुआती आरोहण लोक के एक योद्धा ने कहा। उसके साथ शब्द बर्बाद क्यों कर रहे हो? चूंकि यह कुतिया इतनी एहसान फरामोश है तो चलो उसे धीरे धीरे थका देते हैं। वैसे भी वह काफी सुंदर है, उसे पकड़ने से भाइयों को कुछ मजा भी आएगा। शुरुआती आरोहण लोक के एक अन्य योद्धा ने मजाक उड़ाया। शुरुआती चरण के आरोहण लोक योद्धा के शब्दों को सुनकर दामिनी की नजर ठंडी हो गई। कुत्ते, मर जा, वह गर्जी और एक विचार के साथ सैकड़ों लंबी तलवारें तुरंत उसके चारों ओर दिखाई दी। इन सैकड़ों तलवारों ने एक अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार व्यूह का गठन किया और उसमें से एक बेहद तेज तलवार संकल्प निकला जो उस शुरुआती चरण के आरोहण लोक योद्धा की ओर लपका जो पहले बोला था। यह देखकर वह योद्धा जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका और आने वाले तलवार संकल्प का सामना करने के लिए अपनी तलवार से वार किया। एक कान फोड़ू धमाके के साथ तैयार होने के बावजूद वह शुरुआती चरण का आरोहण लोक योद्धा उस तलवार के वार से उड़ गया। जैसे ही दामिनी ने अपना वार किया, अचानक एक भारी भरकम आकृति और एक लंबी पतली आकृति आसमान से उतरी और दोनों तरफ से दामिनी पर हमला कर दिया। लानत है, यह कमीना कहां से आया जो हमें बीच में रोकने की हिम्मत कर रहा है? लानत है, हमने इस कुतिया को घेरने के लिए जी तोड़ मेहनत की और वह हमारा खाना चुराने की हिम्मत कर रहा है। रुक जा कमीने, तू मेरा खाना चुराने की हिम्मत करता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। दामिनी पर हमला करने वाली 2 आकृतियों को देखकर आसपास के योद्धा सदमे और गुस्से में चिल्लाए। हालांकि उन दोनों आकृतियों ने आसपास के योद्धाओं की चीखों को नजरअंदाज कर दिया और दामिनी पर हमला करना जारी रखा। दामिनी ने अपनी ओर 2 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकतों को आते हुए महसूस किया और उसकी आंखों में निराशा का भाव आ गया।
इन दो आकृतियों के हमलों से वह उनकी अपार शक्ति को महसूस कर सकती थी। उनकी ताकत उन 3 शुरुआती चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञों से भी अधिक थी, जिन्होंने उसे घेर रखा था। अपनी पूरी ताकत में भी वह शायद इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाती, और अब तो लगातार भीषण लड़ाइयों के बाद वह बेहद थक चुकी थी, और उसने अभी-अभी उस शुरुआती आरोहण लोक योद्धा को पीछे धकेलने के लिए महापंचतत्व तलवार व्यूह का उपयोग किया था। इस पल दामिनी को गहरा दुख महसूस हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि युमेश शाही शहर में अपने पहले ही दिन मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही वह घर से दूर न जाएगी। उसके पूर्वजों और उसके परिवार का बदला कभी पूरा नहीं होगा। इन बदमाशों ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया था, वह उन्हें यूं ही नहीं जाने देगी। यह सोचते हुए दामिनी आत्मविनाश करने के लिए अपनी असली ऊर्जा का उपयोग करने वाली थी। हालांकि इस नाजुक पल में उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और हरे वस्त्र पहने एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई, जिसने उसके लिए उस भयानक हमले को रोक दिया। बूम! 2 कान फोड़ू धमाके हुए। हमले को रोकने वाली हरे वस्त्रधारी आकृति किसी तोप के गोले की तरह पीछे उड़ गई, लेकिन अगले ही पल हरे वस्त्रों वाली आकृति चमकी और उसकी ओर लौट आई। हे! इतने सारे लोग महान क्षेत्र के शिखर पर मौजूद एक अकेली महिला पर मिलकर हमला कर रहे हैं। तुम लोगों को वास्तव में कोई शर्म नहीं है। विराट ने अपने आसपास के योद्धाओं पर नजर डाली और उपहास किया। गनीमत थी कि वह समय पर पहुंच गया, वरना यह काले कपड़ों वाली महिला मौके पर ही मारी जाती। पशुपालक संप्रदाय के तुम दोनों, पिछली बार तुम किस्मत वाले थे कि बच गए, लेकिन इस बार तुम फिर से इस तरह की सड़क छाप डकैती करने आ गए। मैं कहता हूं, तुम्हारा पशुपालक संप्रदाय 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक माना जाता है। क्या तुम सबके सब छोटे चोर हो? विराट ने उन 2 आकृतियों को उदासीनता से देखा, जिन्होंने पहले दामिनी पर हमला किया था। हालांकि वे दोनों नकाबपोश थे, लेकिन उसने उन्हें एक नजर में ही पहचान लिया। ये कर्ण और योगेश थे। उसने अभी-अभी योगेश के हमले को रोका था, जबकि शार्दूल ने कर्ण के हमले को रोका था। योगेश, जैसा कि उम्मीद थी, पृथ्वी सूची में 150वें स्थान पर काबिज एक पावर हाउस था, जिसके पास भयानक ताकत थी। हालांकि विराट हमले को रोकने में कामयाब रहा, फिर भी उसे कुछ चोटें आईं, और यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने एक निम्न श्रेणी का 9वीं रैंक का जादुई कवच पहना हुआ था। अन्यथा उसकी चोटें कहीं अधिक गंभीर होती। योगेश की ताकत औसत शुरुआती चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी। विराट को प्रकट होते देख कर्ण और योगेश दोनों की आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में पीछे हटने की इच्छा थी। वे पहले ही युवराज युवान के निवास पर विराट की क्षमताओं को देख चुके थे। अपनी संयुक्त क्षमताओं के साथ भी वे विराट और उसके 2 रूहानी पालतू जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब हालांकि विराट के साथ केवल वह बड़ी सफेद बिल्ली दिखाई दी थी और वह नीली चिड़िया अनुपस्थित लग रही थी, लेकिन यह हरे कपड़े वाला युवक दुष्ट योजनाओं से भरा था। कौन जानता था कि उसने उस नीली चिड़िया को कहां घात लगाकर बैठा रखा हो। इसके अलावा युवक के अभी के हमले को देखते हुए उसकी ताकत उस दिन युवराज युवान के निवास की तुलना में और भी अधिक लग रही थी। कुछ ही दिनों में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई, यह वास्तव में अकल्पनीय था। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या उस दिन युवक ने जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई थी, या क्या पिछले कुछ दिनों में उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। विराट के अभी के प्रदर्शन ने उसे कर्ण और योगेश की नजर में और भी अधिक अथाह बना दिया। चलो चलते हैं। कर्ण ने योगेश को अपनी आवाज प्रेषित की। वह इन परिस्थितियों में विराट से नहीं लड़ना चाहता था। विराट ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था, और अगर आज की घटनाओं का खुलासा हो गया तो इसका उनके पशुपालक संप्रदाय की प्रतिष्ठा पर काफी असर पड़ेगा। अगर वे सार्वजनिक रूप से हार गए तो यह पशुपालक संप्रदाय के लिए और भी बड़ा अपमान होगा। संप्रदाय उन्हें दंडित भी कर सकता है। ठीक है, योगेश ने सिर हिलाया। सहमति बनने के बाद दोनों वहां से गायब हो गए। कर्ण और योगेश को पीछे हटते देख विराट ने राहत की सांस ली। कर्ण और योगेश कमजोर नहीं थे। अगर वे इतने सारे अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर उस पर हमला करते तो यह उसके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता था। हालांकि विराट उन्हें संभाल नहीं पाता ऐसा नहीं था, लेकिन इससे उसके कई तुर्क के पत्ते उजागर हो जाते, जो स्पष्ट रूप से वह नहीं चाहता था। वर्तमान युमेश शाही शहर गुप्त धाराओं और छिपी प्रतिभाओं से भरा था। विराट अपने बहुत सारे तुर्क के पत्ते उजागर नहीं करना चाहता था, कहीं वह निशाना न बन जाए। बच्चे, समझदारी दिखा और रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। शुरुआती आरोहण लोक के एक योद्धा ने विराट को घूरते हुए चिल्लाया। हालांकि विराट और उसकी बड़ी सफेद बिल्ली ने कर्ण और योगेश के हमलों को पीछे हटाते हुए काफी ताकत दिखाई थी, जिससे वे काफी सावधान हो गए थे, लेकिन वे दामिनी के शिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। धन एक शक्तिशाली प्रेरक था। दामिनी के पास सैकड़ों अरबों 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर थे। इतनी बड़ी संपत्ति जिसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित था। हालांकि शुरुआती आरोहण लोक के योद्धा ने मुश्किल से एक शब्द ही बोला था कि उसने तुरंत अपनी आंखों के सामने एक सफेद परछाई को चमकते देखा। फिर एक रोएंदार पंजा बाहर निकला और उस पर झपट पड़ा। यह देखकर वह योद्धा भयभीत हो गया। सफेद परछाई के हमले का सामना करते हुए उसने चकमा देने और बचाव करने की पूरी कोशिश की। दुर्भाग्य से सफेद परछाई का हमला बहुत तेज था, उसकी प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा तेज। एक कान फोड़ू दहाड़ के साथ वह शुरुआती आरोहण लोक का योद्धा सफेद परछाई के पंजे से टकराकर तोप के गोले की तरह पीछे उड़ गया। कचरे, तुझे लगता है तू मेरे बॉस को धमका सकता है? शार्दूल ने उस उड़ते हुए योद्धा को देखा और उपहास किया। यह देखकर वहां मौजूद सभी योद्धाओं के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उस सफेद बिल्ली की ताकत वास्तव में कितनी भयानक थी। हैरान परेशान नजरों का आदान प्रदान करने के बाद वहां मौजूद योद्धा अचानक चिल्लाते हुए चारों दिशाओं में बिखर गए और भाग गए। धन भले ही लुभावना हो, जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं था। दामिनी ने अपने हमलावरों को भागते हुए देखा और राहत की एक लहर महसूस की, लेकिन वह लड़खड़ा गई और लगभग गिर पड़ी। भीषण लड़ाई ने उस पर असर डाला था और उसके घाव गंभीर थे। अगर विराट ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह मर चुकी होती। विराट ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दामिनी ने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हें लगता है कि तुम इन चालों से मुझे अपने अधीन कर लोगे? गलतफहमी में मत रहो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसे सफाई से करो। मुझे इस तरह पाने के बारे में भूल जाओ। दामिनी ने विराट को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। विराट दंग रह गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं तुम्हें पाने के लिए ये चालें चल रहा हूं? विराट ने पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। है, अभी भी नाटक कर रहे हो? क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि इन लोगों को जानबूझकर तुमने किराए पर नहीं लिया था? दामिनी ने ताना मारा। पहले तुम इन गुर्गों को मुझ पर हमला करने के लिए भेजते हो, फिर नाजुक मौके पर तुम मुसीबत में फंसी लड़की को बचाने के लिए एक नायक के रूप में प्रकट होते हो। उम्मीद करते हो कि मैं आभारी हो जाऊंगी और फिर खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। मैंने इस तरह की चाल अनगिनत बार देखी है। यह सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या मैं तुम्हें पाने के लिए इतने सारे विशेषज्ञों को तुम पर हमला करने के लिए भेजूंगा? विराट ने मन ही मन सोचा। वह हैरान भी था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह वास्तव में इस लड़की की सोच से प्रभावित था। बेशक तुम ऐसी बात स्वीकार नहीं करोगे, वरना तुम इतने सदाचारी कैसे दिखोगे? दामिनी ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम पागल हो? अगर मैं सच में तुम्हें चाहता तो क्या मुझे इतनी परेशानी उठाने की जरूरत पड़ती? विराट ने अवाक होकर कहा। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता तो तुम विरोध कर पाती? हे, वरना यह कैसे पता चलता कि तुम जैसे पाखंडी व्यक्ति कितने ढोंगी हो, बुराई करना चाहते हो और फिर भी अच्छी प्रतिष्ठा चाहते हो। दुनिया में सबसे घृणित व्यक्ति तुम जैसा पाखंडी है। दामिनी ने ताना मारा। उसे यकीन था कि ये सभी लोग विराट द्वारा भेजे गए थे, वरना विराट इतने नाजुक मौके पर और इतने संयोग से कैसे पहुंच सकता था? विराट के प्रकट होने का समय बहुत ही संयोगपूर्ण था, जो लोगों को संदेहास्पद बनाता था। यह सुनकर विराट पूरी तरह निशब्द हो गया। उसने बिना दिमाग वाले लोग देखे थे, लेकिन इतना बिना दिमाग वाला कोई नहीं देखा था। बॉस, इस महिला को मार की जरूरत है। क्या मुझे वापस जाकर इसकी अच्छी धुलाई करनी चाहिए? मुझे लगता है कि जब तक ये पिटेगी नहीं तब तक ये सुनेगी नहीं। शार्दूल ने दामिनी की बातें सुनने के बाद कहे बिना नहीं रह सका। छोटी बेवकूफ और वैदेही की तरह
क्या वे एक दो बार पिटने के बाद बहुत ज्यादा आज्ञाकारी नहीं हो गई थी? विराट ने जोर से अपना चेहरा पोंछा, खुद को शांत किया और अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। उसने दामिनी की ओर देखा और धैर्यपूर्वक समझाया, ये लोग तुम्हारे पैसे के पीछे हैं। तुमने काला बाजार में सैकड़ों अरबों 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर जीते और फिर बस ऐसे ही शान से बाहर निकल आई। तुम व्यावहारिक रूप से उन्हें खुद को लूटने के लिए आमंत्रित कर रही हो। क्या तुम अपनी संपत्ति का दिखावा न करने के सिद्धांत को नहीं समझती? हम नाटक करना बंद करो। तुम चाहे कितना भी समझा लो, तुम अपने नापाक इरादों को छिपा नहीं सकते। दामिनी ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो बस एक ही बार में मुझे मार डालो। मुझे अपने अधीन करने के सपने मत देखो। उसे यकीन था कि विराट ने सब कुछ रचा था और चाहे वह कितना भी समझाए वह उस पर विश्वास नहीं करेगी। शार्दुल, चलो चलते हैं। विराट और कुछ भी कहने के लिए बहुत आलसी था। एक बेवकूफ को समझाना ऊर्जा की बर्बादी थी। दामिनी ने विराट को जाते हुए देखा, फिर ताना मारा, पाखंडी ढोंगी, मुझे यकीन है कि तुम मुझे परेशान करने के लिए वापस आओगे। तुम पाखंडी। यह सुनकर विराट जम गया, उसका शरीर अकड़ गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में उथल पुथल को जबरदस्ती दबाया और वापस मुड़कर उस बिना दिमाग वाली औरत को पीटने की इच्छा को रोका। इसे छोड़ो, अभी के लिए इसे परेशान न करें। विराट ने हाथ हिलाया, उसका चेहरा भावहीन था। अगर यह महिला संभवतः बैंगनी तलवार स्वामी की वंशज न होती तो विराट उसके साथ बहुत अधिक विनम्रता से पेश आता। कम से कम विराट के पास ऐसे बेवकूफ के जीवन या मृत्यु की परवाह करने के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। उसने बिना किसी बदले की उम्मीद के उसे बचाया, लेकिन कम से कम उसे उम्मीद थी कि वह पलटकर उसे नहीं काटेगी। शार्दुल के साथ कुछ दूरी तक चलने के बाद विराट अभी भी चिंतित था। उसने एक पुतला ताबीज निकाला जो एक कागज के सारस में बदल गया। उसने गुप्त रूप से दामिनी का पीछा किया, उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। हालांकि इस बिना दिमाग वाली महिला की बेवकूफाना हरकतों ने विराट को बहुत गुस्सा दिलाया था, लेकिन वह बैंगनी तलवार स्वामी की महान दया के लिए अपनी कृतज्ञता से पीछे नहीं हट सकता था। कम से कम वह बस खड़े होकर दामिनी को मरते हुए नहीं देख सकता था। केवल यह पुष्टि करने के बाद कि विराट पूरी तरह से चला गया है, दामिनी सराय में लौटी। सराय के सेवक ने दामिनी को घावों से ढके हुए वापस आते देख अपनी भौहें चढ़ा लीं। अरे तुम एहसान फरामोश औरत, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई सस्ती सराय ढूंढो। हमारे कमरे तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत देना। यह पैसा, क्या यह काफी है? दामिनी ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी ओर एक स्थानिक अंगूठी फेंक दी। सेवक ने अंगूठी पकड़ी, उसकी दिव्य चेतना ने इसमें प्रवेश किया। उसने देखा कि इसमें पूरे 20 करोड़ 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर थे। काफी है, काफी है। ये देखते ही सेवक तुरंत चापलूसी से मुस्कुराया और बार बार कहा, मिस कृपया, मैंने विशेष रूप से आपके लिए वह प्रांगण आरक्षित किया है। दामिनी ने सेवक को ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा और प्रथम प्रांगण का व्यूह नियंत्रण केंद्र लेने के बाद सीधे सराय के पीछे की ओर चल दी। उसने इस तरह के पैसे के भूखे नीच किस्म के लोगों को बहुत देखा था। स्वाभाविक रूप से उसे ऐसे छोटे लोगों से उलझने की कोई परवाह नहीं थी। प्रथम प्रांगण में प्रवेश करने के बाद दामिनी ने व्यूह नियंत्रण केंद्र में हेरफेर किया, प्रांगण के रक्षात्मक व्यूह को सक्रिय करके अंदर को बाहर से अलग कर दिया और फिर अपने घावों का इलाज करना शुरू कर दिया। अपने घावों की देखभाल करते समय दामिनी ने उस दिन हुई हर चीज पर विचार किया। दिन की घटनाओं ने दुनिया के बारे में उसकी समझ को लगभग पलट दिया था। अपने गृहनगर में अपने संप्रदाय को छोड़ने के बाद से उसने कई योद्धाओं से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें शुरुआती आरोहण लोक का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी शामिल था। हालांकि रास्ते में उसे मिलने वाले उच्च स्तरीय योद्धाओं की संख्या अभी भी काफी कम थी। जिन लोगों से वह मिली उनमें महान क्षेत्र के शिखर वाले योद्धा कम थे। अर्ध आरोहण लोक या शुरुआती आरोहण लोक की तो बात ही छोड़िए, लेकिन युमेश शाही शहर में महान क्षेत्र के शिखर वाले योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अर्ध आरोहण लोक विशेषज्ञ भी आम थे। युमेश शाही शहर में ऐसा लग रहा था कि मार्शल दुनिया में उसका पिछला अनुभव बेकार साबित हो रहा था। इससे पहले उसे इतने सारे उच्च स्तरीय योद्धाओं ने कभी नहीं घेरा था और न ही उस पर हमला किया था। अपने गृहनगर संप्रदाय को छोड़ने के बाद से वह अपनी अद्वितीय युद्ध शक्ति के कारण लगभग अजेय रही थी, इसलिए उसने कभी अपनी संपत्ति को छिपाने के महत्व पर विचार नहीं किया था। लगभग हर योद्धा जिसने उसे लूटने की हिम्मत की वह उसकी तलवार से मारा गया। लेकिन आज जो हुआ उसने उसे एक गहरा सबक दिया। इससे उसे एहसास हुआ कि अपनी ताकत के बावजूद वह छिपे हुए और शक्तिशाली युमेश शाही शहर में काम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। वह बस पहले की तरह अजय नहीं हो सकती थी। आज जो लोग दिखाई दिए उनमें से कई उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे। इसके अलावा वह हरे कपड़ों वाला युवक आखिर कौन था? वह महापंचतत्व तलवार व्यूह के बारे में कैसे जानता था? और वह स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय के बारे में क्यों जानता था? स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय दुनिया से अलग थलग था। बाहर लगभग कोई भी इसके अस्तित्व को नहीं जानता था। हजारों साल पहले जब उनके पूर्वज की अधिपति लोकेश ने हत्या कर दी थी और फिर स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय तक उनका पीछा किया, जिससे उस पर भारी तबाही हुई, तब से संप्रदाय दुनिया से छिपा हुआ था। उस त्रासदी के बाद जीवित बचे लोग संप्रदाय के मूल स्थान से भाग गए, गुमनामी में रहते हुए, और फिर कभी स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय नाम का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय के शिष्यों के अलावा बाहरी लोगों के लिए इसका नाम जानने का कोई कारण नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो संभवतः स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय के अस्तित्व को जान सकता था वह अधिपति लोकेश था। क्या वह हरे कपड़ों वाला युवक अधिपति लोकेश का निजी शिष्य हो सकता है या उसका बेटा भी? दामिनी के मन में संदेह की लहर दौड़ गई। यदि वह वास्तव में वरुण प्रांत का शिष्य था तो उसके प्रति उसका विस्तृत दृष्टिकोण संभवतः केवल उसकी सुंदरता के बारे में नहीं था, वह उसके रहस्यों के पीछे भी हो सकता है। यह बदमाश वास्तव में दुष्ट था। महिला की आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा चमक उठी। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के बाद एक बार जब वह दांव संघ में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लेगी तो वह निश्चित रूप से अपने पूर्वजों और संप्रदाय की रंजिश के लिए वरुण प्रांत से बदला लेगी। हालांकि उस त्रासदी को बीते हुए हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन त्यानयु तलवार संप्रदाय के जीवित सदस्यों ने अपनी नफरत को कभी नहीं भुलाया, इसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया। पहले कोई भी पैतृक तकनीकों को विरासत में लेने में सक्षम नहीं था, इसलिए उन्होंने बदले के विचारों को पालने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसके जन्म के बाद से उसकी आश्चर्यजनक प्रतिभा ने उसे पूरे परिवार की उम्मीद बना दिया था। पूरे परिवार ने उसके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने उन्हें निराश नहीं किया। पैतृक तकनीकों को पूरी तरह से विरासत में मिला और उन्हें उनके उच्चतम स्तर तक संवारा। दुर्भाग्य से जब उसके पूर्वज संप्रदाय में लौटे तो वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे एक अधूरा विरासत रह गया। इसलिए वह केवल महान क्षेत्र के शिखर तक ही पहुंच सकी। विरासत के शेष भाग को प्राप्त करने के लिए उसे मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेना था और प्रतियोगिता के बाद के आधे भाग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए शीर्ष 10 नवागंतुकों में स्थान बनाना था। अगले दिनों में दामिनी अन्य योद्धाओं के हमलों से बचने के लिए ठीक होने के लिए सराय में एकांतवास में चली गई। विराट और शार्दुल काला बाजार लौट आए। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को ढूंढा और उन्हें वापस ले आए। विराट और शार्दुल के साथ होने से यात्रा घटना रहित रही। किसी ने उन्हें लूटने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार विराट और शार्दुल की ताकत युमेश शाही शहर में कई लोगों को पहले से ही पता थी, जबकि युमेश शाही शहर अब नायकों और विशेषज्ञों के लिए एक गैदरिंग प्लेस था। यह मुख्य रूप से अर्ध आरोहण लोक योद्धाओं से बना था। आरोहण लोक विशेषज्ञ मौजूद थे, वे अल्पसंख्यक थे और उनमें से अधिकांश शुरुआती चरण में थे। मध्य चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ युमेश शाही शहर में दुर्लभ थे और जो उस चरण में थे वे या तो युमेश राजवंश के एल्डर थे या 5 प्रमुख संप्रदायों या दांव संघ के प्रशासक थे। वे लापरवाही से बाहर नहीं निकलेंगे। सड़क पर डकैती करने की तो बात ही छोड़िए। युमेश शाही शहर में वे 5 प्रमुख संप्रदायों के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसा करना विशेष रूप से कई अर्ध आरोहण लोक योद्धाओं के खिलाफ उनके संप्रदायों के लिए पूरी तरह से अपमानजनक होगा।
यदि उजागर हुआ तो उन्हें अनिवार्य रूप से मध्य महाद्वीप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मध्य चरण के आरोहण लोक से नीचे के योद्धा शार्दूल जैसे पावर हाउस का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपमान का जोखिम नहीं उठाएंगे। अंततः समूह बिना किसी घटना के युवराज युवान के निवास पर लौट आया। अंदर कदम रखने के बाद ही कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने राहत की सांस ली। पूरी तरह से निश्चिंत होकर घर से दूर रहने के दौरान वे पूरे समय किनारे पर थे। ओह, मैं सुरक्षित रूप से वापस आने पर इतना केंद्रित था कि मैं काला बाजार में कुछ 9वीं रैंक के जादुई खजाने खरीदना भूल गया। कुंवर चंद्रभान अचानक झुंझलाहट में चिल्लाया। अब जब उनके पास बहुत पैसा था तो वे लापरवाही से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते थे और वे विराट और शार्दुल को उन्हें काला बाजार तक ले जाने के लिए कहने में बहुत शर्मिंदा थे। इस प्रकार जादुई खजाने खरीदने का यह अवसर चूक गए। तुम 9वीं रैंक के जादुई खजाने खरीदना चाहते हो? यह तो आसान है, विराट ने उसे देखते हुए कहा। जब तक तुम पैसे लाते हो तुम जो चाहे जादुई खजाना पा सकते हो। इसके साथ ही विराट ने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों 9वीं रैंक के जादुई खजाने उसके सामने प्रकट हो गए। इन 9वीं रैंक के जादुई खजानों में आक्रामक और रक्षात्मक प्रकार थे जो निम्न श्रेणी से लेकर मध्य श्रेणी तक के थे। यदि वह कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को डराने से नहीं डरता तो विराट उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी के 9वीं रैंक के जादुई खजानों का एक पूरा ढेर भी निकाल सकता था। हालांकि कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान पहले से ही जानते थे कि विराट की पृष्ठभूमि असाधारण थी, फिर भी वे मदद नहीं कर सके, लेकिन हांफने लगे जब उन्होंने अचानक उसे इतने सारे 9वीं रैंक के जादुई खजाने निकालते देखा। यजमान, क्या हम ये जादुई खजाने खरीद सकते हैं? लंबे समय तक हैरान रहने के बाद कुंवर चंद्रभान ने सावधानी से विराट से पूछा। बेशक, मेरे पास यहाँ बहुत सारे जादुई खजाने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें किसे बेचता हूँ, जब तक कीमत सही है। ये सिर्फ जादुई खजाने नहीं है, तुम मुझसे कुछ भी खरीद सकते हो। ताबीज, व्यूह, गोलियां, कठपुतलियां, साधना तकनीक, युद्ध कला कौशल, जो चाहो चुन लो, विराट ने मुस्कान के साथ कहा। इस समय उसने वह करना शुरू कर दिया जो वह अक्सर करता था। चूंकि कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने आज इतना पैसा कमाया था तो स्वाभाविक रूप से उसे उन पैसों को उनकी जेब से निकालने का रास्ता खोजना था। वैसे भी उनके पास जो पैसा था वह अंततः विभिन्न साधना संसाधनों के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाएगा। काला बाजार और रत्न भंडार को इससे लाभ देने के बजाय वह इसे अपने लिए भी बना सकता है। जैसा कि कहावत है, अच्छी चीजों को बाहरी लोगों के पास न जाने दें। इसके साथ विराट ने अपना हाथ हिलाया और सभी प्रकार के खजाने उसके सामने तैरने लगे। ताबीज, व्यूह, गोलियां, कठपुतलियां और विभिन्न साधना तकनीक और युद्ध कला मैनुअल, इन दो मोटी भेड़ों की ऊन उतारने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छी चीजें पेश करनी थीं। इस अपने सामने खजानों की चमकदार सरणी को देखकर कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान मदद नहीं कर सके, लेकिन फिर से हांफने लगे। विराट द्वारा लाए गए खजानों में से कोई भी घटिया नहीं था, वे सभी दुर्लभ और कीमती चीजें थीं। इन खजानों से निकलने वाली आभा को देखकर ही कोई बता सकता था कि वे कितने असाधारण थे। अपने सदमे से उबरने के बाद कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान उन पर झपट पड़े, उत्सुकता से विभिन्न खजानों का चयन किया। उन्होंने अपने उपकरणों को पूरी तरह से बदल दिया, सिर से पैर तक, अंदर और बाहर सब कुछ निम्न श्रेणी के 9वीं रैंक के जादुई हथियारों से बदल दिया। निम्न श्रेणी के 9वीं रैंक के जादुई हथियारों का चयन करने के अलावा उन्होंने विराट से कई मज्जा शुद्धि और अस्थि वज्र गोलियां, साथ ही बड़ी मात्रा में प्राचीन ऋण गोलियां, नवजीवन संजीवनी गोलियां और अंग पुनर्निर्माण गोलियां भी खरीदी। उन्होंने विराट के चमत्कारी ताबीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया। काफी कुछ शून्य पलायन ताबीज और महास्वर्ण कवच ताबीज खरीदे। उन्होंने युद्ध कला तकनीकों की भी उपेक्षा नहीं की। उन तकनीकों और युद्ध कलाओं की तुलना में जो वे साधते थे ये पूरी तरह से अलग स्तर की थीं। वास्तव में विराट द्वारा प्रदान किए गए सभी खजानों में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये तकनीकें और युद्ध कलाएं थीं। इसके बाद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अमृत थे। जहां तक 9वीं रैंक के जादुई हथियारों की बात है, वे वास्तव में इन अमूल्य खजानों के बीच सबसे साधारण थे। इसी तरह इन तकनीकों और युद्ध कलाओं को खरीदने की लागत उनके द्वारा प्राप्त सभी खजानों में सबसे अधिक थी। उन्होंने उन कुछ तकनीकों और युद्ध कलाओं पर ही 100 अरब से अधिक 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर खर्च कर दिए। हालांकि कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को कीमत बिल्कुल भी महंगी नहीं लगी। इसके विपरीत उन्हें लगा कि विराट ने उन्हें सबसे बड़ी छूट दी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि विराट ने उन्हें जो भी तकनीकें और युद्ध कलाएं बेची थीं वे आरोहण लोक स्तर की थीं। शक्ति सिंधु महाद्वीप में तकनीकें और युद्ध कलाएं हमेशा सबसे कीमती चीजें रही हैं। चाहे उन्होंने रत्न भंडार या काला बाजार में युद्ध कला तकनीकें खरीदी हों, इस स्तर का कौशल केवल 100 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अंत में कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने विराट से बड़ी संख्या में खजाने खरीदे। कुल मिलाकर कई 100 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यजमान। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने विराट के सामने गहरा सिर झुकाया। उनकी कृतज्ञता उमड़ रही थी। इन खजानों के साथ आरोहण लोक में उनकी सफलता की व्यावहारिक रूप से गारंटी थी। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार यह हमारे बीच सिर्फ एक सामान्य व्यापारिक लेनदेन है। आपको इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। विराट ने अपना हाथ हिलाया। सच कहूं तो उसने वास्तव में इस बार कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को कोई छूट नहीं दी थी। उसने उन्हें तलवार संप्रदाय द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर बेचा। जहां तक उन साधना तकनीकों और युद्ध कला मैनुअल की बात है, वे विराट के लिए कुछ भी नहीं थे, जिसने सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के पूरे शास्त्र भंडार को स्थानांतरित कर दिया था। इसके अलावा विराट और उसके समूह ने हाल ही में जय युग संप्रदाय के खंडहरों के शास्त्र भंडार से सभी शास्त्रों को तलवार संप्रदाय में वापस स्थानांतरित कर दिया था, जो सूर्य संप्रदाय से कम शक्तिशाली नहीं था। अब तलवार संप्रदाय की नींव यकीनन दाव संघ के 5 प्रमुख संप्रदायों से कम नहीं थी। वास्तव में अपनी साधना तकनीकों और शास्त्रों की समृद्धि के मामले में यह उनसे भी आगे निकल गया। आखिरकार सूर्य संप्रदाय और जय युग संप्रदाय दोनों ही नींव और ताकत के मामले में दाव संघ के 5 प्रमुख संप्रदायों से कमजोर नहीं थे। बेशक पूरे नवधारा महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप की तुलना में वे बहुत हीन थे, क्योंकि नवधारा महाद्वीप के भीतर सूर्य संप्रदाय और जय युग संप्रदाय जैसे संप्रदायों को पहले से ही सबसे कुलीन संप्रदाय माना जाता था। शक्ति सिंधु महाद्वीप में 5 महान संप्रदायों दिव्य पवन महल, वरुण महल और पशुपालक संप्रदाय के अलावा 3 प्राचीन कुलीन परिवार और दाव संघ सुपर शक्तिशाली ताकतें भी हैं। सूर्य संप्रदाय और जय युग संप्रदाय जैसी ताकतें शक्ति सिंधु महाद्वीप के 3 प्राचीन कुलीन परिवारों का मुकाबला नहीं कर सकती। दाव संघ की तो बात ही छोड़िए। वैसे कुंवर चंद्रभान, युवराज युवान, क्या युमेश शाही शहर हमेशा से इतना अराजक रहा है? क्या युमेश राजवंश और दाव संघ ने हमेशा युमेश शाही शहर की स्थिति पर आंखें मूंद ली हैं? विराट ने अचानक कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को देखते हुए पूछा। आपका क्या मतलब है यजमान? युवराज युवान ने कुछ उलझन में पूछा। विराट ने फिर बताया कि कैसे युमेश शाही शहर की सड़कों पर योद्धाओं के एक समूह ने काले कपड़ों वाली महिला को घेर लिया और उस पर हमला किया। काले कपड़ों वाली महिला को इतने सारे योद्धाओं ने घेर लिया और हमला किया, लेकिन शुरू से अंत तक उसने कभी किसी को मामले से निपटने के लिए आगे आते नहीं देखा। विराट का वृत्तांत सुनने के बाद युवराज युवान ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, अतीत में जैसे जैसे मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता करीब आती थी, अधिक से अधिक योद्धा युमेश शाही शहर में इकट्ठा होते थे, जो काफी अराजक था। आखिर इतने सारे योद्धाओं का प्रबंधन करना मुश्किल है। हमारे युमेश राजवंश में उन योद्धाओं के कार्यों को नियंत्रित करने की ताकत नहीं है। आमतौर पर दाव संघ इन मामलों को संभालता है। हालांकि करते हैं तो मुझे भी लगता है कि इस साल की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता विशेष रूप से अराजक लगती है। ये पहले भी अराजक रहा है, लेकिन इतना अपमानजनक कभी नहीं। मैं इसका एक कारण जानता हूं, कुंवर चंद्रभान ने इस समय कहा। ओह, क्या कारण है? विराट ने उसे देखने के लिए मुड़कर पूछा। मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा और दानव वंश के बीच युद्ध बहुत तेज हो गया है।
दांव संघ की सेना का एक बड़ा हिस्सा दानव वंश के आक्रमण का विरोध करने के लिए पश्चिमी सीमा पर स्थानांतरित कर दिया गया है। दांव संघ के पास युमेश शाही शहर से निपटने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं बची है, कुंवर चंद्रभान ने कहा। ओह, मैं समझ गया, विराट ने समझ में सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि युमेश शाही शहर इतनी अराजक स्थिति में था। कई योद्धा बिना किसी आदेश के पूरी तरह से दंड मुक्ति के साथ काम कर रहे थे, तो इसलिए इस वजह से रक्त पिशाच संप्रदाय भी मध्य महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में परेशानी पैदा कर रहा है। मैंने सुना है कि रक्त पिशाच संप्रदाय का युवा मास्टर जालिम सिंह मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अराजकता पैदा करने के लिए अपने कई राक्षसों का नेतृत्व कर रहा है, जिससे चीजें थोड़ी अस्थिर हो गई हैं, कुंवर चंद्रभान ने कहा। दांव संघ वर्तमान में बहुत सारी परेशानियों में व्यस्त है। उन्हें युमेश शाही शहर की स्थिति से निपटने के लिए समय और ऊर्जा कहां मिलेगी? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? विराट ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है यजमान, अगर आप मदिरा अमर मंडप में अक्सर जाते हैं तो आप आसानी से इस तरह की बातें सुन सकते हैं, कुंवर चंद्रभान ने कुछ अजीब तरह से कहा। मदिरा अमर मंडप सभी प्रकार की जानकारी का सबसे बड़ा केंद्र है। कई योद्धा वहां मस्ती करते समय पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में होने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं। भाई चंद्रभान, हमें युमेश शाही शहर में वापस आए हुए थोड़ा ही समय हुआ है और तुम पहले ही मदिरा अमर मंडप जा चुके हो, युवराज युवान ने उसे अवाक होकर देखते हुए कहा। वैसे भी मैं बस घर पर ही रह रहा हूं, इसीलिए मुझे कुछ मनोरंजन तो ढूंढना ही होगा, कुंवर चंद्रभान ने कुछ अजीब तरह से कहा। दांव संघ की मुख्य सेना के आने के बाद यह अराजक स्थिति शायद काफी सुधर जाएगी, तब तक किसी को भी ऐसी सड़क डकैती करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। कुंवर चंद्रभान ने जल्दी से विषय बदल दिया। विराट ने कुंवर चंद्रभान के वेश्यालयों के दौरों पर ध्यान नहीं दिया। जब तक कुंवर चंद्रभान ने कुछ गलत नहीं किया, वह उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसके बाद विराट ने कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान की काला बाजार में जीत और काला बाजार के अखाड़े के नियमों के बारे में विस्तार से पूछताछ की। स्थिति को समझने के बाद विराट ने अफसोस के साथ इस विधि के माध्यम से पैसा कमाने की अपनी योजना को छोड़ दिया। काला बाजार के अखाड़े में यह शर्त थी कि प्रतिभागियों को अपनी साधना आभा को छिपाने या बदलने के लिए गुप्त तकनीकों या खजानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, ताकि प्रतियोगिता की निष्पक्षता प्रभावित न हो। जहां तक अपनी ताकत छिपाने की बात है, काला बाजार को कोई परवाह नहीं थी। यदि कोई अपनी साधना आभा को बदले बिना युद्ध में अपनी ताकत छिपा सकता है तो इसे उसका अपना कौशल माना जाएगा। यदि कोई ऐसे कौशल से पैसा कमा सकता है तो काला बाजार इसे स्वीकार करेगा। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान सट्टेबाजी के माध्यम से भाग्य बनाने में सक्षम थे। इसका कारण पूरी तरह से यह था कि उनकी ताकत अचानक बढ़ गई, जिससे काला बाजार वाले हैरान रह गए। अब युमेश शाही शहर में पहले ही कई चालें चल चुके होने और अपनी ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उजागर करने के बाद यह संभावना नहीं है कि वे उसकी क्षमताओं के ज्ञान को देखते हुए काला बाजार के अखाड़े में कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान के समान उच्च बाधाओं की पेशकश करेंगे। इस विधि के माध्यम से भाग्य बनाने की उसकी संभावना कम है। हालांकि जबकि वह इस तरह से लाभ नहीं कमा सकता है, वह तलवार संप्रदाय के दूसरों को कोशिश करने दे सकता है। उदाहरण के लिए वह छोटी बेवकूफ माया, जिसकी युद्ध शक्ति काफी है, यदि वह काला बाजार के अखाड़े में भाग लेती है तो संभावित रूप से भारी मुनाफा कमा सकती है। लेकिन युमेश शाही शहर की स्थिति वर्तमान में अराजक है, जिससे माया को टेलीपोर्टेशन के माध्यम से भेजना ना समझी है। उसे दक्षिणी महाद्वीप से 100 खरब मील से अधिक दूर भेजना भी अव्यावहारिक है। उस छोटी बेवकूफ के स्वभाव को जानते हुए अगर वह दक्षिणी महाद्वीप से इतनी लंबी दूरी तय करती है तो कौन जानता है कि वह रास्ते में किस तरह की मुसीबत खड़ी करेगी और मुझे शायद फिर से उसकी गंदगी साफ करनी होगी। ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा तरीका इंतजार करना है। सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि उस छोटी बेवकूफ को दिव्य पवन महल की मुख्य सेना के साथ यात्रा करने दिया जाए जब वे प्रस्थान करें। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान विराट से उच्च स्तरीय युद्ध कला तकनीकें और विभिन्न चमत्कारी गोलियां प्राप्त करने के बाद अपनी एकांत साधना शुरू कर दी। इन खजानों के समर्थन के साथ उनकी ताकत में तेजी से सुधार होना शुरू हो गया। युमेश शाही शहर, युमेश शाही महल के भीतर। महामहिम, हमें उस काले कपड़ों वाली महिला के साथ क्या करना चाहिए? छाया में छिपी एक आकृति ने महाराज युद्धवीर को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक पूछा। उसे नजरअंदाज करो, उसे रहने दो। महाराज युद्धवीर ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना हाथ हिलाया और कहा। लेकिन उसने एक बार महामहिम राजकुमार युद्धवीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसने एल्डर योगेश्वर को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या उसे आसपास रखने से हमारे युमेश राजवंश के लिए खतरा पैदा होगा? आकृति ने झिझकते हुए कहा। हम युद्धवीर और योगेश्वर ने यह खुद अपने ऊपर लिया है, हमें उन पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, महाराज युद्धवीर ने शांत स्वर में कहा। वह राजकुमार युद्धवीर के हालिया व्यवहार से बहुत असंतुष्ट थे। वास्तव में जबिन जैसे किसी व्यक्ति का पक्ष लेना और उसका गुर्गा बनना पूरी तरह से अपमानजनक था। युवराज युवान हालांकि कुछ हद तक उस नीले कपड़े वाले युवक के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन हाल ही में उसने खुद को अथाह साबित किया था। यह युवक जबिन जैसे किसी व्यक्ति से बहुत श्रेष्ठ था। इसके अलावा जबकि युवराज युवान नीले कपड़े वाले युवक के अधीन प्रतीत होता था, उसने अपनी गरिमा नहीं खोई थी। लेकिन युगवीर पूरी तरह से जबिन का गुर्गा बन गया था। युगवीर के व्यवहार ने वास्तव में उन्हें निराश किया। जी महामहिम, छाया ने प्रणाम किया और पीछे हट गई। युमेश की राजधानी में वरुण प्रांत के मुख्यालय में राजकुमार युगवीर की रिपोर्ट सुनने के बाद जबिन पूरी तरह से हैरान था। पर्वत सिंह वास्तव में मारा गया था, और तो और उसे महान क्षेत्र के शिखर पर मौजूद एक बिल्कुल अजनबी ने एक ही तलवार के वार से मार डाला था। यह वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था। उसने मूल रूप से सोचा था कि पर्वत सिंह लोह पर्वत संप्रदाय के युवा मास्टर के रूप में वरुण प्रांत के समर्थन के साथ और खुद एक अर्ध आरोहण लोक योद्धा होने के नाते उसे कोई वास्तव में नहीं मारेगा जब तक कि उसका सामना विराट जैसे किसी व्यक्ति से न हो जाए। आखिरकार पर्वत सिंह को मारने का मतलब होगा लोह पर्वत संप्रदाय के क्रोध का सामना करना और संभावित रूप से वरुण प्रांत को नाराज करना। यहां तक कि 5 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य भी आमतौर पर ऐसा काम नहीं करेंगे। हालांकि 5 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य लोह पर्वत संप्रदाय से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से क्रोधित करना अभी भी एक परेशानी का मामला होगा। आखिरकार लोह पर्वत संप्रदाय का नेता मध्य आरोहण लोक का विशेषज्ञ था, लेकिन अब पर्वत सिंह की हत्या कर दी गई है, और वह भी महान क्षेत्र के शिखर की एक अजीब महिला द्वारा। यहां तक कि राजकुमार युगवीर के पास मौजूद शुरुआती आरोहण लोक का काले वस्त्रधारी एल्डर भी गंभीर रूप से घायल है। यह वास्तव में परेशानी भरा है। जबिन ने अपना माथा रगड़ा, उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। पर्वत सिंह मारा गया जबकि वह उसके लिए एक सुंदरता की तलाश कर रहा था, और लोह पर्वत संप्रदाय निश्चित रूप से उससे बदला लेगा। हालांकि लोह पर्वत संप्रदाय वास्तव में उसे कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वरुण प्रांत के वे बूढ़े खूसट निश्चित रूप से इस घटना का उपयोग उसे ब्लैकमेल करने के लिए करेंगे। आने वाली सभी परेशानियों के बारे में सोचकर ही जबिन को बहुत बुरा लग रहा था, जिससे उसकी सुंदरता खोजने में सारी रुचि खत्म हो गई। इस घटना के बाद जबिन ने बाहर जाने की और भी कम हिम्मत की। उसे स्पष्ट रूप से आभास हुआ कि इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में कुछ गुप्त धाराएं थीं। वरुण प्रांत के ग्रैंड एल्डर के बेटे के रूप में उसकी पहचान एक फुल प्रूफ ढाल नहीं हो सकती है। अगर उसका सामना किसी ऐसे अनजान बेवकूफ से हो गया जो उसे नहीं पहचानता और एक ही तलवार के वार से उसे मार देता है, तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसे जल्दी करनी चाहिए और साधना करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अर्ध आरोहण लोक को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में औषधि भवन से प्राप्त गोलियों के साथ मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले अर्ध आरोहण लोक को तोड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। राजकुमार युगवीर ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि जबिन ने उसे सुंदरियों की तलाश जारी रखने के लिए नहीं कहा। आज जो हुआ उसके बाद वह सचमुच डर गया था। अब जबकि एल्डर योगेश्वर गंभीर रूप से घायल थे, उसने अब और इधर उधर भटकने की हिम्मत नहीं की। युमेश शाही शहर निश्चित रूप से सुरक्षित जगह नहीं थी। पर्याप्त ताकत के बिना उसे किसी भी समय एक ही तलवार के वार से 2 टुकड़ों में काटा जा सकता था।
युमेश शाही शहर पशुपालक संप्रदाय का मुख्यालय। लानत है, यह फिर से वही शापित छोटा जानवर है जिसने हमारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया, सोहन ने गुस्से में कहा। एक दिन मैं उस छोटे जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहले उस स्थिति में वे उस काले कपड़ों वाली महिला को पकड़ने से बस एक बाल की दूरी पर थे, लेकिन आखिरी समय में उस हरे कपड़े वाले युवक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है सोहन, वह बच्चा हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा धूर्त है। करण ने हाथ हिलाया और कहा, तुम्हें वास्तव में आभारी होना चाहिए कि तुम उस दिन उसके महल में युवराज युवान के चंगुल से बच गए। तुम्हारा क्या मतलब है? सोहन ने उलझन में पूछा। क्या तुमने इसे पहले नहीं देखा? उस बच्चे ने भाई योगेश के पूरे जोर के हमले को झेल लिया और पूरी तरह से बेपरवाह रहा। करण ने उसे देखते हुए कहा, तो जब उसने उस रात तुम पर हमला किया तो वह या तो अपनी ताकत छिपा रहा था या उसने हाल ही में काफी सुधार किया है। हालांकि मुझे लगता है कि पहला वाला अधिक संभावित है। आखिरकार इतने कम समय में ताकत में इतनी तेजी से वृद्धि वास्तव में अविश्वसनीय है। हम मुझे परवाह नहीं है कि वह अपनी ताकत छिपा रहा है या नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि उस बच्चे ने हमारी योजनाओं को फिर से बर्बाद कर दिया। सोहन ने गुस्से में कहा। वैसे हमने संप्रदाय को जो संदेश भेजा था उसका क्या हुआ? कोई प्रतिक्रिया? सोहन ने कर्ण को देखते हुए पूछा। दुर्भाग्य से युवा मास्टर हाल ही में उत्तरी महाद्वीप में शिकार करने गए थे और वर्तमान में संप्रदाय में नहीं है। कर्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम अपना गंदा काम करने के लिए किसी और का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि युवा मास्टर उत्तरी महाद्वीप में अपने शिकार से वापस नहीं आ जाते। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो सकती है? सोहन ने कुछ झुंझलाते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा मास्टर के अलावा कोई और उस बच्चे की बड़ी सफेद बिल्ली में दिलचस्पी नहीं रखता? मोटे, तुम चीजों को बहुत सरल बना रहे हो। क्योंकि हम इस खबर को वापस भेजने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि यह बच्चा एक सख्त अखरोट है। अन्यथा क्या हम उन्हें इतनी अच्छी बात बताने के लिए इतने दयालु होंगे? योगेश ने उपहास किया। मोटे, दूसरों को मूर्ख मत समझो, वरना तुम आज नहीं तो कल बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। यह सुनने के बाद सोहन काफी देर तक अवाक रहा। हालांकि योगेश ने जो कहा वह समझ में आता था। दूसरे लोग मूर्ख नहीं थे। खबर सुनते ही वे तुरंत क्यों दौड़ पड़ेंगे? यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्ण और योगेश पशुपालक संप्रदाय में साधारण शिष्य नहीं है। वे अत्यधिक मजबूत क्षमताओं वाले कुलीन शिष्य हैं। चूंकि कर्ण भी सफल नहीं हो सका, अगर वे जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं तो वे संभवतः आसान शिकार बन जाएंगे। जहां तक संप्रदाय में आरोहण लोक के एल्डरों की बात है, उनके कार्य आरोहण लोक से नीचे के शिष्यों की तरह स्वतंत्र नहीं है। यदि वे आरोहण लोक एल्डर भी युमेश शाही शहर गए और उस बच्चे पर हमला किया तो यह वास्तव में दांव संघ के उच्च अधिकारियों को सचेत कर देगा। दांव संघ आमतौर पर आरोहण लोक से नीचे के योद्धाओं के कार्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर 5 प्रमुख संप्रदायों के आरोहण लोक एल्डर लापरवाही से काम करने की हिम्मत करते हैं तो वे वास्तव में गहरी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या हम बस उस बच्चे को इस तरह स्वतंत्र रूप से घूमने देने वाले हैं? सोहन ने कुछ निराश होकर कहा। मोटे, ज्यादा निराश मत हो। युवा मास्टर को खबर मिल ही गई होगी। मुझे लगता है कि उन्हें उत्तरी महाद्वीप से वापस लौटना शुरू कर देना चाहिए था। वह बच्चा ज्यादा दिन तक मुसीबत नहीं खड़ी कर पाएगा। करण ने सोहन के कंधे को थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, जब तक वह बच्चा चला नहीं जाता मैं इस गुस्से को निगल नहीं पाऊंगा। सोहन ने सूंघा। युमेश राजवंश के पश्चिम में 100 खरब मील से अधिक दूर लोह पर्वत संप्रदाय प्रमुख नहीं, कुछ बहुत बुरा हुआ है। लोह पर्वत संप्रदाय का एक शिष्य जिसका चेहरा दहशत से भरा था लड़खड़ाते हुए एक बड़े हॉल में दाखिल हुआ। धीरे और शांति से बोलो, ये कैसा व्यवहार है? ये कैसी घबराहट है? मुख्य हॉल में एक भारी भरकम अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लोह पर्वत संप्रदाय के शिष्य को देखा, अपनी भौहें चढ़ाई और सख्ती से कहा, संप्रदाय प्रमुख वो युवा मास्टर का आत्मा टैबलेट बिखर गया है। लोह पर्वत संप्रदाय के शिष्य ने कांपती आवाज में कहा। तुमने क्या कहा? यह सुनते ही भारी भरकम अधेड़ व्यक्ति अपनी सीट से अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सदमा और गुस्सा भरा था। वो युवा मास्टर का आत्मा टैबलेट बिखर गया है, शिष्य ने फिर कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही उसके शब्द गिरे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह भारी भरकम अधेड़ व्यक्ति पल भर में हॉल से गायब हो गया। लोह पर्वत संप्रदाय के उस हॉल में जहां आत्मा टैबलेट रखे जाते थे, वह भारी भरकम व्यक्ति अचानक फिर से प्रकट हुआ। वह ऊंचे चबूतरों की कतारों की ओर गया जहां आत्मा टैबलेट रखे थे और देखा कि उनमें से पर्वत सिंह नाम का 3 बड़े अक्षरों वाला आत्मा टैबलेट पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। भारी भरकम अधेड़ व्यक्ति जिसके हाथ कांप रहे थे ने बिखरे हुए आत्मा टैबलेट को उठाया। उसके होंठ कांप रहे थे। मेरे बेटे को किसने मारा? मैं प्रवीण सिंह, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुस्से से लाल आंखों वाले एक भारी भरकम अधेड़ व्यक्ति ने आसमान की ओर दहाड़ लगाई। गार्ड्स! प्रवीण सिंह ने गुस्से से बाहर की ओर चिल्लाया। संप्रदाय प्रमुख! जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई, सम्मानपूर्वक झुकते हुए। संप्रदाय के विशेषज्ञों को बुलाओ और तुरंत मेरे साथ युमेश शाही शहर चलो। प्रवीण सिंह ने दहाड़ लगाई। उसकी हत्या की मंशा स्पष्ट थी। जी संप्रदाय प्रमुख, आकृति ने उत्तर दिया और फिर गायब हो गई। जिसने भी मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की मैं उसे असहनीय कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। प्रवीण सिंह ने दांत पीसते हुए कहा। युमेश शाही शहर। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान के साधना के लिए एकांतवास में जाने के बाद विराट साधना के अलावा कभी कभी युमेश शाही शहर के विभिन्न हिस्सों का पता लगाने और उसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में जानने के लिए बाहर जाता था। मूल रूप से उसने जानकारी इकट्ठा करने के लिए मदिरा अमर मंडप जाने पर विचार किया था, लेकिन सावधानी से विचार करने के बाद उसने इसके खिलाफ फैसला किया। वेश्यालयों में जाना कुछ ऐसा था जिससे विराट अभी भी असहज महसूस करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे डर था कि अगर खबर तलवार संप्रदाय तक पहुंची तो यह एक और हंगामा खड़ा कर देगा। वह नीली चिड़िया अब बिना किसी कारण के भी मुसीबत खड़ी करने में सक्षम थी। अगर उसने किसी बहाने को पकड़ लिया तो अपनी मनगढ़ंत बातों के साथ वह अपना बचाव करने में असमर्थ होगा। उस दिन जब विराट बाहर से लौटा तो उसने देखा कि मोहिनी आंगन में फूलों और पौधों की देखभाल कर रही थी। यह देखकर विराट एक पल के लिए झिझका, फिर मोहिनी को इशारा किया और पुकारा, छोटी लोमड़ी यहां आओ। यजमान! पुकार सुनकर मोहिनी जल्दी से दौड़कर आई और सम्मानपूर्वक विराट को प्रणाम किया। विराट और चंपा के साथ कुछ समय रहने के बाद वह समझ गई थी कि विराट और चंपा वास्तव में उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं रखते थे। उसने जिस अग्नि परीक्षा की कल्पना की थी वह बिल्कुल नहीं हुई। वास्तव में विराट और चंपा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। वह अब जानती थी कि विराट ने उसे काला बाजार की नीलामी में पूरी तरह से चंपा की दया के कारण खरीदा था, जो उसकी दुर्दशा को देखने में असमर्थ थी। इसलिए वह चंपा की बहुत आभारी थी। अगर चंपा न होती तो पता नहीं वह अब किस तरह का अंधकारमय और निराशाजनक जीवन जी रही होती। छोटी लोमड़ी, तुम्हें इस तरह का कठिन काम करने की जरूरत नहीं है, विराट ने मोहिनी से कहा। मैंने पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें अपना नौकर बनने के लिए नहीं खरीदा है। यजमान, मेरे पास घर पर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं समय बिताने के लिए बस घर के काम करती हूँ, मोहिनी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। चंपा हमेशा उसके साथ नहीं रहती थी। चंपा अपना अधिकांश समय घर पर साधना करने में बिताती थी। जब चंपा साधना कर रही होती थी तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए वह समय बिताने के लिए फूलों और पौधों की देखभाल करने के लिए आंगन में आती थी। अन्यथा क्या उसे शार्दूल और नीलिमा के साथ खेलने की अनुमति दी जाएगी? हर बार जब वह इन 2 दिव्य जानवरों को देखती थी तो उसे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस होती थी। वह दूर रहती थी। उनके पास जाने की हिम्मत तो दूर की बात थी। शार्दूल थोड़ा बेहतर था, कम से कम वह उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन नीलिमा उसे हर कुछ दिनों में धमकाती थी, जिससे वह बिल्ली को देखने वाले चूहे की तरह उससे डरती थी। हम क्या ऐसी बात है? विराट ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, ठीक है, मैं आज तुम पर से सील हटा दूंगा। अब से तुम साधना कर सकती हो और पूरे दिन बेकार नहीं रहोगी। इस अवधि में उसे जानने के बाद वह मोहिनी के स्वभाव को समझ गया था। उसकी साधना को सील करना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और तुम बेरहम कमीने, तुम इस लोमड़ी के जादू में आ गए हो और वास्तव में उसके लिए मुझे धमका रहे हो।
यह देखकर विराट मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके माथे पर काली लकीरें दिखाई देने लगीं। यह मूर्ख छोटी चिड़िया एक ईर्ष्यालु कर्कश महिला की तरह काम कर रही है, पूरी तरह से अनुचित। नीलिमा, क्या हुआ? आंगन में हुए हंगामे ने चंपा को चौंका दिया, जो साधना कर रही थी। वह अपने कमरे से बाहर भागी और नीलिमा को विराट के साथ जमकर बहस करते देखा। वह तुरंत आगे आई और पूछा, दीदी चंपा, आप ही फैसला करो। ये लोमड़ी चुपके से हमारी पीठ पीछे विराट को लुभाने की कोशिश कर रही थी। अब मैंने उसे पकड़ लिया है और विराट उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहा है। चंपा को देखते ही नीलिमा का व्यवहार तुरंत बदल गया और उसने दयनीय स्वर में कहा। यह सुनकर चंपा ने विराट द्वारा गले लगाई गई मोहिनी पर एक नजर डाली, फिर खुद विराट पर। उसने धीरे से कहा, यजमान, अगर आपको छोटी लोमड़ी पसंद है तो उसे अपने साथ रहने दें। वह मोहिनी के खिलाफ नहीं थी। यदि विराट उसे उपपत्नी के रूप में रखना चाहता था, हालांकि उसे ईर्ष्या की टीस महसूस हुई, लेकिन वह इसे स्वीकार कर सकती थी। नीलिमा के विपरीत वह तब तक आपत्ति नहीं करेगी जब तक कि विराट किसी अनुचित महिला को नहीं लुभाता। दीदी चंपा, ऐसा नहीं है, मोहिनी ने घबराहट में चिल्लाया। यजमान बस मेरे शरीर से सील हटा रहे थे, मैंने उन्हें नहीं लुभाया। चंपा यहाँ उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। वह चंपा को उसे गलत समझने नहीं दे सकती थी। अगर उसने चंपा को खो दिया तो कौन जानता था कि यह छोटी नीली चिड़िया भविष्य में उसे कैसे परेशान करेगी। उसने विराट पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। विराट हमेशा या तो एकांत में साधना कर रहा होता था या इधर उधर भटक रहा होता था। वह मुश्किल से उसे मुट्ठी भर बार देख पाती थी। केवल चंपा के सामने ही नीलिमा कुछ हद तक व्यवहार करती थी, और एक बार जब उसने अपने शक्तिशाली समर्थक के रूप में चंपा को खो दिया तो क्या वह छोटी नीली चिड़िया उसके साथ जो चाहे नहीं करेगी। हम पुत्र, विराट तुम्हें अनसील करेगा और तुम्हें अपनी बाहों में भी ले लेगा। दीदी चंपा, इस लोमड़ी की मीठी बातों से मूर्ख मत बनो, नीलिमा ने गुस्से में कहा। चंपा, उस मूर्ख चिड़िया की बकवास मत सुनो, मैं वास्तव में छोटी लोमड़ी के शरीर से सील हटा रहा था। विराट ने लाचारी से चंपा से कहा, क्या तुम नहीं जानती कि वह मूर्ख चिड़िया किस तरह की है? वह जो कुछ भी सुनती है उस पर विश्वास करती है, कुछ भी गलत न होने पर भी मुसीबत खड़ी करती है। विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर नीलिमा आग बबूला हो गई। उसने विराट को घूरा और चिल्लाई, तुम वास्तव में इस लोमड़ी की आत्मा से मोहित हो गए हो। तुम्हारी मुझे इस तरह बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी चंपा, देखो, विराट पूरी तरह से बदल गया है, वह पहले ऐसा नहीं था। नीलिमा चंपा की ओर मुड़ी और दयनीयता से कहा, ठीक है नीलिमा, मैं इस मामले में यजमान पर विश्वास करती हूँ। चंपा ने हाथ बढ़ाया और उसके सिर को थपथपाया, बोलते हुए मुस्कुराई। यजमान, आप नीलिमा से ऐसा नहीं कह सकते, इससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। चंपा ने विराट को देखा और धीरे से कहा, अब वह नीलिमा और छोटी लोमड़ी की वास्तविक नेता बन गई थी। क्योंकि नीलिमा उसे दीदी कहती थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लेना था। बेशक उसका हस्तक्षेप नीलिमा जैसा नहीं होगा, जहां वह विराट के साथ बहस और तमाशा करती थी। इसके बजाय वह धीरे से विराट को मनाएगी। ठीक है चंपा, इस बारे में चिंता मत करो। अगर यह मूर्ख छोटी चिड़िया इतनी अनुचित न होती तो मैं उसे क्यों डांटता? विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इस मूर्ख छोटी चिड़िया को बस एक अच्छी धुलाई की जरूरत है। जब तक इसे अच्छी डांट नहीं मिलेगी, यह व्यवहार नहीं करेगी। चंपा पूरी तरह से मूर्ख छोटी चिड़िया द्वारा मूर्ख बनाई गई थी। वह उसके व्यक्तित्व को बिल्कुल नहीं समझती थी, और उसके बढ़ते हुए परिष्कृत अभिनय कौशल के साथ चंपा आसानी से उसके बाहरी रूप से धोखा खा गई। मूर्ख छोटी चिड़िया को ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रही है। हाल ही में पिटाई के डर से उसने साधना के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौटने की हिम्मत नहीं की थी। इसके बजाय अपना सारा समय चंपा के साथ बिताया। निश्चित रूप से जैसे ही विराट बोला, नीलिमा पीछे हट गई और जल्दी से चंपा के पीछे छिपने के लिए उड़ गई, चिल्लाते हुए, दीदी चंपा, देखो, विराट मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। विराट ने छोटी चिड़िया के अनुचित व्यवहार को नजरअंदाज किया और मोहिनी को चंपा को सौंप दिया और कहा, चंपा, मैंने इस छोटी लोमड़ी पर से सील हटा दी है। अब से वह फिर से साधना शुरू कर सकती है। तुम उसे मेरे द्वारा दिए गए साधना संसाधनों में से कुछ दे सकती हो। हालांकि उसे कोई देना है या नहीं और कितना देना है यह तुम पर निर्भर है। वह वास्तव में इस छोटी लोमड़ी के साथ बहुत अधिक संपर्क नहीं रखना चाहता था, कहीं छोटी चिड़िया फिर से चीजें न भड़का दे। अब छोटी चिड़िया चंपा के समर्थन पर भरोसा करते हुए तेजी से दुस्साहसी होती जा रही थी, और क्योंकि चंपा वहां थी, विराट उसे पीट नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने छोटी चिड़िया को बहुत ज्यादा धक्का दिया तो वह बस चंपा के कपड़ों में घुस जाएगी और वह उसके खिलाफ पूरी तरह से असहाय होगा। आखिरकार वह चंपा के कपड़ों के अंदर हाथ डालकर छोटी मूर्ख चिड़िया को बाहर नहीं निकाल सकता था। इसके अलावा उसकी संसाधन आपूर्ति को काटने की धमकी देना अब प्रभावी नहीं था, क्योंकि वह बस चंपा से संसाधनों की मांग कर सकती थी। यदि वह उन्हें प्रदान नहीं करता तो वह छोटी मूर्ख चिड़िया से निपटने के लिए संभवतः चंपा के संसाधनों को नहीं काट सकता था। छोटी मूर्ख चिड़िया इतनी ढीठ थी क्योंकि वह यह समझती थी। जी, मैं समझ गई यजमान, चंपा ने सिर हिलाया। मोहिनी को चंपा को सौंपने के बाद विराट अपने कमरे में लौट आया और अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया। के कार्यों पर आगे सवाल उठाने